जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो कि है 6th क्लास की। और इसका 6 चैप्टर हम देखेंगे। अभी 5th तक हमने देख लिया था और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये पूरी की पूरी जो चैप्टर है वो पढ़ के बताऊंगा। और जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी आईएएस के लिए, चाहे पीसीएस के लिए, चाहे अदर एग्जाम के लिए, तो वो आपको मैं अंडरलाइन एक तरह से करवा दूंगा, जैसे नोट आप कर लीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। जो घंटी है, घंटी जैसी आकृति है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। जिन लोगों ने पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि कुछ लोग बाद में पूछते हैं कमेंट करके कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप वीडियो जाने कब डाल देते हैं। इस वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो ये इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो स्थल रूप हम देख लेते हैं, थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं पहले। तो ये पर्वत है। ये जैसे मान लीजिए अलग से कोई पर्वत है तो वो हो गया एक पर्वत, और पर्वतों की एक जैसी श्रृंखला है। देखिए ये है ना अलग से, तो ये बहुत सारे पर्वत एक साथ मतलब एक लाइन में जुटे हुए हैं, उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला के नीचे जो होता है गर्त, उसे कहते हैं घाटी। और छोटी सी जो होती है, जैसे ये पर्वत है श्रृंखला और यहाँ पर थोड़ा सा उच्च क्षेत्र है, उसे कहते हैं पहाड़ी। मैदान आपका नॉर्मली है ही है ये, जहाँ पर एक तरह से गंगा यमुना दोआब जो है वो एक तरह से मैदान है बीच में। और मेन नदियाँ मान लीजिए ये रही, मेन नदी है ये। और उसी नदी में दूसरी जगह से कोई आके दूसरी नदी मिल जाए तो उसे सहायक नदी बोला जाता है। और जहाँ पर नदी गिरती है, नदी मुहाना जो होता है, उसे बोला जाता है डेल्टा, यानी डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, ये डेल्टा इस प्रकार का बनता है ना, तो वही डेल्टा है। झील चारों तरफ से स्थल से घिरी होती है, उसे कहते हैं झील। तो झील में जो है नदियों का पानी बह जाता है, कभी कभार डायरेक्टली केवल और केवल वर्षा का पानी से भी झील बनती है। और द्वीप आपको पता ही है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ द्वीप और चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ झील। तो ये एक तरह से पठार क्या होते हैं? पठार होते हैं आपके जहाँ पर कृषि वगैरह नहीं होगी, लेकिन ये पूर्ण रूप से एक तरह से पत्थर के होते हैं पठार, ठीक है। समतल जैसे होते हैं लेकिन उभरे हुए थोड़े से होंगे, पर्वत से थोड़े से नीचे, तो ये होते हैं पठार। तो ये तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसमें दे दिया था, इस वजह से मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन होता है पृथ्वी की सतह जो है टूटती है और टूटकर घिस जाती है, उसे कहते हैं अपरदन। कोई पहाड़ है, पहाड़ एक तरह से बीच में से मतलब उसमें चटकन जैसी आ जाए तो वो हो जाएगा अपरदन। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह जो है नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। निक्षेप होता है आपका जमा होना किसी चीज का, ठीक है, तो ये होता है निक्षेप। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को लिख लीजिएगा कि ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं किससे होती हैं? जल, वायु और बर्फ से। किसी भी से भी हो सकती है, क्योंकि स्टेटमेंट में आ जाए तो आप कंफ्यूज जाएंगे बर्फ से कैसा होगा, ये सभी से होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत किया गया है। तो पर्वत देख लेते हैं सबसे पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है और पर्वत का शिखर छोटा तथा चौड़ा, आधार जो है चौड़ा होता है, अभी दिखाया था। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिए, जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं वायु जो है ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं, जैसे हमारा आल्पस, यूरोप का आल्पस और एंडीज पर्वतमाला, और एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वतमालाएं ये जो दी गई हैं। और पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है।
पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इनके बारे में ऊपर एक चित्र दिया है, देख लेते हैं। देखिए बलित पर्वत क्या होता है, साइड से, जैसे मान लीजिए इधर की साइड कोई चट्टान थी और इधर की साइड चट्टान थी। अब ये चट्टान क्या करेगी, इस चट्टान के नीचे जा रही है, एक चट्टान में से नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है। तो नीचे जाके जो ऊपर वाली जो है घिसेगी ना इस वाली चट्टान को। कभी मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको, डायरेक्ट अपना फेस दिखाकर, मैप पर समझाकर, जब ढंग से बताऊंगा, जब हम 12th क्लास की करेंगे। तो 12th क्लास की जो है हम डायरेक्टली बोर्ड पर करेंगे, ठीक है, आराम से जब समझ में आएगा ये अच्छे से। तो ये नीचे जाएगी, निक्षेप जो आता जाएगा, यानी कि निक्षेप आप जानते ही हैं, वो एक तरह से घिसा हुआ पर्वत जो निक्षेप के रूप में होगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से मोड़ पड़ जाएगा, ये हो जाएगा बलित पर्वत, ठीक है। और भ्रंशोत पर्वत क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरी एक तरह से एक पर्वत श्रृंखला है समान। उसमें से क्या होगा कि कुछ जगह जो है नीचे धंस जाएगी। नीचे धंसने के कारण जो कुछ क्षेत्र जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत आप जानते हैं, ज्वालामुखी जहाँ से निकल जाए और पर्वत के रूप में बन जाए वहाँ का निक्षेप से, लावा से, तो वो हो गया ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्पस पर्वत जो है बलित पर्वत हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होता है। और भारत की अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है, इसे भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, वही अपर्दन यानी टूट फूट के कारण पर्वतों की यह श्रृंखला घिस गई है। कौन सी वाली, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। उत्तर अमेरिका की अल्पेशियन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करते जाइएगा। उत्तर अमेरिका में कौन सी है, अल्पेशियन। रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा, ये आ जाते हैं डायरेक्टली आईएएस में प्रत्येक एग्जाम में कि ये कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, ऐसे करके दे दिया जाएगा मैचिंग करने के लिए। इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसे भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। वही ये ये पूरा एक समान था, मान लीजिए ये वाला चित्र दिया है जो मैंने आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था, चित्र दिया है, पूरा का पूरा था, ठीक है, ये बराबर। अब इसमें से क्या हुआ, जो बीच का है वो नीचे धस गया, तो नीचे धस गया तो ये साइड के क्या दिखाई देंगे, पर्वत जैसे। तो ये इन्हीं पर्वतों को कहते हैं भ्रंशोत पर्वत, ठीक है। ऊपर उठे हुए खंड को हास्ट कहते हैं, उत्खंड, तथा नीचे धसे हुए को द्रोणिका भ्रंश भी भ्रंश कहते हैं। तो ये श्रेणी जो पूरी होगी भ्रंशोत पर्वत की श्रेणी ही होती है। यूरोप की राइन नदी इंपोर्टेंट है, ये यूरोप में है राइन नदी, तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। तो वासजेस पर्वत पर्वत को आप ध्यान में रखें, यूरोप में है ये, आ जाएगा एसएससी वगैरह में, और आजकल आईएएस में भी आ जा रहे हैं मैचिंग करने के लिए। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए, और आप देख सकते हो आज, वैसे मैं दिखा दूंगा कभी आपको, तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता भी लगाइए। ये एक तरह से बच्चों के लिए बात हो रही है, लेकिन हमें तो बच्चा बन जाना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना होता है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ये ध्यान रखना है, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका। आपने वो वाली मूवी देखी रोबोट, उस पर डांस होता है, एक नाम ही है उसका किलिमंजारो नाम से, तो वही था अफ्रीका का, वो रियल था उसमें जो दिखाया गया था। जापान का फ्यूजियामा, ये भी याद रखें, नोट कर लें, जापान में फ्यूजियामा है, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। तो फ्यूजियामा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत बहुत लाभदायक भी होते हैं, पर्वत जल के संग्राहक भी होते हैं, यानी में बचाते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों से भी होता है, और जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली जैसे उत्पादन में किया जाता है। तो ये अगर आ जाए पर्वतों पर लिखने के लिए, तो ये आपकी मेंस के लिए हो जाएंगी सारी लाइन। नदी, घाटियां एवं वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और
स्कीइंग पर्वत के प्रचलित खेल हैं। हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल होते हैं? तो इन्हें आप थोड़ा-सा सोचिए, दिमाग लगाइए, बताइएगा। और पठार देख लेते हैं, पठार क्या होता है? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, लेकिन पर्वतों जितना नहीं, ये ध्यान में रखना है। तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं और जिनके ढाल खड़े हुए होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, ये ध्यान में रखना है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार जो है, डेक्कन ट्रैप जिसे बोलते हैं, पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, नोट कर लें इसे, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से, ध्यान में रखना जब भी हम ऊंचाई पर्वतों की या पठारों की या किसी भी क्षेत्र की नापते हैं तो समुद्र तल से ही नापते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 से 6000 मीटर तक है। किसकी? तिब्बत के पठार की ऊंचाई। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट है ये कि क्यों उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपने दक्षिण में सोना, चांदी और सोने की जो खान है वो आपके कर्नाटक में है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है डेक्कन ट्रैप ही है, दक्कन का पठार है वो। इसलिए यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में ही स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर पठार आपको पता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास वाला क्षेत्र, झारखंड वाला, तो वहाँ पर लोहा, कोयला एवं मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। और मैं जब वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मैप पर एक तरह से, तो आपको बताऊंगा कि ये जो पृथ्वी पूरी कैसे बनी थी और लोहा एक तरह से क्यों एक तरह से निकल रहा है वहां से, उस क्षेत्र से, ये सारी चीजें। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इस पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, तो हुंड्रू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, तथा कर्नाटक में जोग प्रपात है, इसे भी नोट करते जाइएगा। इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। हमारे, आपको पता है, मुंबई में पूरा, सॉरी, महाराष्ट्र में और गुजरात में काली मिट्टी है जो उपजाऊ होती है एवं कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये मिट्टी काली, कपास की खेती के लिए, ध्यान में रखें, आ जाएगा क्वेश्चन पीसेस वगैरह में। एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान के बारे में देख लेते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो 200 मीटर से ऊंचे नहीं होने चाहिए, उसे कहते हैं मैदान, समुद्र तल से। और इससे ऊंचे हो जाएंगे तो वो पठारों के रूप में कहलाएंगे। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल एवं तरंगित होते हैं, यानी कि उथले पुथले होते हैं कुछ। अधिकांशतः मैदान नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लाखों सालों में नदियाँ जो निक्षेप ला ला के भर देती हैं तो उससे मैदान बन जाता है। जैसे हमारे गंगा यमुना का जो मैदान है बीच का दुआ, वो है, उसी का उदाहरण है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा इन्हें अपरदित कर देती हैं, यानी काट देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों में जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ पर वन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले मैदान भी होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान एवं चीन में यांगत्से नदी, तो इसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यांगत्से नदी कहाँ है? चीन में का मैदान के इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने, खेत के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पॉइंट देख लेते हैं, स्थल स्वरूप एवं लोग। स्थल स्वरूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है,
मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोगों के रहन-सहन के तरीकों में कुछ अंतर होते हैं। क्या आप इनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? थोड़ा सोच लीजिएगा। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। स्वच्छ भारत चल रहा भाई। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाले पीढ़ियों को भी इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखें उनके लिए। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं। सतत विकास यानी कि हमें इस प्रकार से चीज़ों का उपयोग करना है कि हम तो उपयोग कर ही लें, लेकिन हमारी आगे की पीढ़ी भी उसे उपयोग कर सके, ऐसा बनाए रखें हम चीज़ों को। तो दोस्तों ये पार्ट आपका का पूरा हो चुका है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख लीजिएगा अपने घर पर, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा। पर्वत और पठार में क्या अंतर है ये लिख लीजिएगा, छोटे-छोटे क्वेश्चन 1-2, और इन्हें पॉज़ करके जो भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सरल लगे, लिखने में आसान लगे, क्योंकि आप कठिनाई की तरफ मत भागिए, ध्यान में रखना है। आपको जो चीज़ सरल लग रही है केवल वही करें, कठिनाई वाली चीज़ों को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सरल लगें वो करें, जो क्वेश्चन इसमें सरल लग रहा हो वो कर दीजिएगा। और इसे पॉज़ कर लीजिएगा, इनके आंसर दे दीजिएगा 1 आध 2 के। मैं देख लेता हूँ, ये मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लाइक कर देता हूँ आपके कमेंट को, तो यानी मतलब मैंने देख लिया। लगभग ये मान के चलिए कि सारे कमेंट को मैं देखता हूँ, भले ही रिप्लाई ना कर पाऊँ सारे को, लेकिन रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट लगभग हज़ारों में होते हैं, तो इस वजह से दिक्कत थोड़ी-सी होती है, लेकिन पढ़ता मैं सारे हूँ। लाइक भी कर देता हूँ सबको। तो इसे पॉज़ कर लें, इसे पॉज़ करके इसे भर दें, जिससे थोड़ा-सा दिमाग चलेगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि 6th क्लास की है और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको यही बनना पड़ेगा 6th से लेकर 12th तक की, अगर आपकी समझ अच्छी हुई तो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करते समय एक चीज़ ध्यान में रखें कि बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। देखते रहें एग्जामिनर जी। जय हिंद जय भारत। जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अब शाम को, या फिर शाम को ही आएगा या फिर दोपहर में, तो हम करेंगे टेस्ट सीरीज विजन आईएएस की हिंदी में, ठीक है? तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयार रहें। लाइव सेशन होगा एक तरह से, आप भी जवाब दीजिएगा, फिर आपको समझा दिया जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, ठीक है? तो देखते रहें। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।